हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। जो भी लोग देख रहे हैं, इस चीज़ में हम पढ़ेंगे कि ट्रांसफॉर्मर्स तक हम पहुँचे कैसे। ठीक है, दिस विल बी आई थिंक 7-8 वीडियो सीरीज, जिसमें हम एंड तक पहुँचते पहुँचते सारे कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे जो भी एक ट्रांसफॉर्मर्स में नीडेड होते हैं जानने के लिए। एंड वी विल ऑल्सो गो थ्रू कि हम ट्रांसफॉर्मर्स तक एक्चुअली में पहुँचे कैसे कैसे हैं। हाउ डिड वी अराइव एट ट्रांसफॉर्मर्स बेसिकली। ठीक है, हम जो हमारी जर्नी है वो ये फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट होगी। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आर एन एन, एल एस टी एम एंड जी आर यू। बिकॉज ये जो सीरीज़ मैं बना रहा हूँ इज़ मोर लीन्ड टूवर्ड ट्रांसफॉर्मर्स, तो इसमें ट्रांसफॉर्मर्स के वीडियोस ज़्यादा होंगे। इसकी वजह से मैंने आर एन एन, एल एस टी एम और जी आर यू को ऊपर ऊपर से कवर किया है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आर एन एन को कवर करेंगे, नेक्स्ट में एल एस टी एम, थर्ड में जी आर यू रहेगा। एंड मैं ट्राई करूँगा कि ज़्यादा लंबे नहीं हो, क्योंकि ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी टाइप के वीडियोस होंगे ऑन दीज टॉपिक्स, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस होगा वो ट्रांसफॉर्मर्स में होगा, तो हम ट्रांसफॉर्मर्स को अच्छे से पढ़ेंगे। बट या आर एन एन, एल एस टी एम, जी आर यूज, लाइक आई वुड वांट कि 8 से 10 मिनट के वीडियोस हों ज़्यादा से ज़्यादा। या हम एक बार डिस्कस करते हैं। ये सारे टॉपिक्स इसलिए पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि दिस जब आप इस चीज़ों को पढ़ोगे तो आप ज़्यादा अच्छे से अप्रिशिएट कर पाओगे ट्रांसफॉर्मर्स कैसे इन चीज़ों को सॉल्व करते हैं, जो जो इनमें कमियां हैं इन चीज़ों में। एंड या लेट्स जस्ट स्टार्ट कि है क्या। एंड वन मोर थिंग, ड्यू टू लाइक मैं खुद का टाइम बचाना चाहता था, तो मैंने ये जो भी कटआउट्स हैं ये सब मैंने लाइक जीपीटी कर लिए थे, और उसमें से आई टुक द रेफरेंस फ्रॉम इट, क्योंकि मेरे को हर एक चीज़ टाइप नहीं करनी थी और एक हाथ से लिखनी नहीं थी। तो मैंने वो चीज़, क्योंकि इसमें बनता नहीं है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मैं रखना चाहता हूँ सीरीज़, तो उसमें हम लोग हो सकता है कि बैठ के इक्वेशन एक एक लिखें, लेकिन यहाँ पे मैं आई वांटेड टू बी क्विक इन कवरिंग दीज। सो मैंने जीपीटी वगैरह की मदद से पूरा अपना मटेरियल रेडी किया जो भी मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, सो आई थिंक इससे ज़्यादा कुछ बैक इन्फॉर्मेशन की नीड नहीं है, और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो एक प्री रिक्विसाइट है इस वीडियो को देखने का, वो है आपको ए एन एन आता हो और सी एन एन आता हो। ठीक है, दीज टू टॉपिक्स आई वॉन्ट यू गाइज टू ऑलरेडी नो अबाउट। ठीक है, एंड अगर आपको वो दोनों टॉपिक के बारे में आइडिया है तो आप ये चीज़ों को ईजिली समझ पाओगे। एंड या लेट्स बिगिन। सो हम स्टार्ट करेंगे आर एन एन से। लाइक इस पूरी जर्नी में जहाँ पे हमें इस टॉपिक तक पहुँचना है, जो आप एक्चुअली में देखना चाहते हो, दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, ऐसा बोल सकते हो। ये कहीं आप मतलब ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं डायरेक्टली दीज टॉपिक्स आर यूज्ड इन ट्रांसफॉर्मर्स, बट अगर आपको ये सारे टॉपिक्स पता हैं तो आप ट्रांसफॉर्मर्स में जो जो चीज़ें हो रही हैं उनके साथ उसके साथ ईजिली रिलेट कर पाओगे, और जो जो इसमें कमियां हैं और जो जो इसमें चीज़ें हैं, इट विल बी ईजियर फॉर यू टू कनेक्ट टू ट्रांसफॉर्मर इफ़ यू नो दीज। नॉट मैंडेटरी, बट या इट इज़ लाइक मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको ये सब आता हो, उसके बाद ही आप ट्रांसफॉर्मर जैसे मॉडल को पढ़ो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो लेट्स बिगिन। सो आपको अगर ए एन एन का आर्किटेक्चर पता है तो वो बहुत बेसिक होता है, समथिंग लाइक दिस, कि हमारे पास ऐसे करके न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, दीज आर फुल्ली कनेक्टेड। ये हमारा इनपुट लेयर होता है, जिसके भी वेट्स होते हैं, ऐसे मतलब पूरा कनेक्टेड होता है ये। ठीक है, ये ऐसे कनेक्टेड, ऐसे कनेक्टेड। तो ये एफ एन एन बोलते हैं इसको, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, जो एक प्रॉपर ए एन एन होता है हमारा, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, राइट। इसको हटा देता हूँ क्योंकि इसकी नीड नहीं है, बस मैं दिखाना चाह रहा था। ओके, आई डोंट नो व्हाई ये क्यों मिट जा रहा है। और एनीवेज इसको मैं रहने देता हूँ, ये भी मिट जा रहा है पूरा का पूरा। ठीक है, तो आर एन एन इज रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। आर एन एन और फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क जो हमारा बेसिक ए एन एन होता है, इसमें फ़र्क क्या होता है और आर एन एन एक्चुअली है क्या, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं पहले। ठीक है, सो आर एन एन is a type of ANN designed for sequential data processing.
ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस पे हम आएंगे, एक बार पूरा रीड करते हैं। अनलाइक ट्रेडिशनल फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क्स, आरएनएन्स हैव मेमोरी allowing them to maintain information from previous inputs and use it for current processing. This makes them suitable for tasks where context and order matters, such as NLP, speech recognition and time series. तो ठीक है। सो RNN है क्या? RNN एक टाइप ऑफ ANN ही है। अगर आपको दिख रहा होगा, ये हमारा जो बेसिक ANN होता है वो ये है, एंड दिस इज़ आवर RNN। इसमें बस एक ही आपको चीज़ दिख रही होगी डिफरेंट, जो ऐसे एरोज जा रहे हैं इसके अंदर ही। इसके अलावा कुछ आपको दिख नहीं रहा होगा, बट या कहीं ना कहीं ANN अगर आपको पता है तो RNN समझने में बहुत ईजी होगा आपको। सो इसमें क्या लिखा हुआ है? इस एक वो वर्ड था जो सीक्वेंशियल, या अब ये इतना इंपॉर्टेंट वर्ड क्यों है सीक्वेंशियल? सीक्वेंशियल का मतलब क्या होता है? सीक्वेंशियल का मतलब होता है कि अगर मैं एक यहाँ पे चीज़ लिखूँ, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ यू आर अ गुड बॉय, ठीक है, मैंने ये लिखा, और मैंने एक और चीज़ लिखी, बॉय आर यू अ गुड। अब आप बोलोगे कि चलो ये वाला तो समझ आ रहा है कि क्या लिखा है, लेकिन ये तो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा है। अब अगर आप लॉजिकली सोचोगे कि ऐसा क्यों है, कि वाई आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट सेंटेंस एंड यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द सेकेंड वन, इज ड्यू टू द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। ठीक है, जो वोकेबलरी है, लिखने का तरीका मेरा, वो फर्स्ट वाले में और दूसरे वाले में अलग है, जबकि वर्ड्स बिल्कुल सेम यूज़ किए गए। तो फर्स्ट वाले में यू आर अ गुड बॉय, ठीक है, अगर मैं इसको इसी ऑर्डर में लिख रहा हूँ तो ये कुछ मीनिंग दे रहा है मुझे, ये मुझे बता रहा है कि मैंने लिखा है कि तुम एक अच्छे लड़के हो, करेक्ट, ठीक है। और दूसरा वाला हमको समझ नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि वो जम्बल्ड है, उल्टा सीधा लिखा हुआ है, कुछ कंटेक्स्ट नहीं बन पा रहा है कि क्या लिखा गया है उसमें, राइट। सो दिस इज़ व्हाट सीक्वेंशियल डेटा प्रोसेसिंग, ये जो वर्ड लिखा हुआ है सेकंड लाइन में हमारे पैराग्राफ की, वो इसी को अ, बताता है कि जो एक आरएनएन और एएनएन में फ़र्क होता है वो होता है कि सीक्वेंशियली डेटा को प्रोसेस करने की पावर रखता है आरएनएन। तो सीक्वेंशियली डेटा को प्रोसेस करने की ताकत क्या इसका ये मतलब है कि मैं वर्ड बाय वर्ड अपने आरएनएन को ये सेंटेंस फीड करवा सकता हूँ और वो लर्न कर सकता है इसके बारे में, ठीक है। और ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारा जितना भी एनएलपी का टास्क है उसमें सीक्वेंस मैटर करता है, ठीक है। सीक्वेंस मैटर क्यों करता है? क्योंकि सीक्वेंस पता है तभी हम उससे कुछ मीनिंग निकाल सकते हैं। अदरवाइज अगर कुछ इस तरीके के वर्ड्स हैं तो इससे हम कुछ मीनिंग डिराइव नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज व्हाट सीक्वेंशियल डेटा इज, कि फर्स्ट वी विल सेंड यू, देन वी विल सेंड आर, देन वी विल सेंड ए, देन वी विल सेंड गुड, देन वी विल सेंड बॉय, समथिंग लाइक दिस। हम इसका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते चीज़ों का, इसको ऐसे ही भेजना होगा मॉडल के अंदर, राइट। क्यों? क्योंकि जब हमको आर मिलेगा तो हमें इसके पीछे वाला जो वर्ड लिखा हुआ है वो पता होना चाहिए कि क्या लिखा हुआ था, और इसका मीनिंग क्या है हमें पता होना चाहिए। अगर मेरे पास यू आर ए लिखा हुआ है तो मुझे पता होना चाहिए कि यू, इससे पहले मेरे पास यू आर आया था। यू आर अ गुड अगर मेरे पास है तो मुझे पता होना चाहिए कि इसके पहले तीन वर्ड्स ये आए थे। सो ये सीक्वेंस बहुत मैटर कर रहा है यहाँ पे, इन शॉर्ट, राइट। दिस सीक्वेंस इज मैटरिंग अ लॉट। सो this is what a RNN is good at. It is good at processing data sequentially, one by one, word by word. इस वजह से RNN यूज़ किए जाते हैं ओवर ट्रेडिशनल ANN, राइट। एक और चीज़, जो RNN है, RNN हैव अ मेमोरी। अब मेमोरी से क्या बोलना चाहता हूँ मैं? मेमोरी अगर आप, मैं कॉमन, अगर अभी मैथमेटिकल और कोई उस चीज़ में नहीं जाओ, आप नॉर्मल बस सोचो, तो मेमोरी इज़ समथिंग विच, अगर नॉर्मली मैं बोलूँ मेमोरी क्या है, तो मेमोरी मतलब जो मुझे याद रहेगा, मेरी मेमोरी, व्हाट आई कैन रिमेंबर फ्रॉम द पास्ट, राइट, वो मेरी मेमोरी है। सो यहाँ पर क्या होता है ना, आर एन एन हैव द केपेबिलिटी टू रिमेंबर व्हाट केम बिफोर, बिफोर ईच वर्ड।
आर के पहले क्या आया था, इट नोज दैट। गुड के पहले क्या आया था, ARU, इट नोज दैट। बॉय के पहले क्या आया था, गुड, ARU। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि मेमोरी का इसमें कंटेक्स्ट सिर्फ इतना है, माई मॉडल रिमेंबर्स व्हाट केम बिफोर एनी सिंगल वर्ड एट एनी सिंगल प्लेस के गुड के पहले क्या आया था। ठीक है, तो ये मेरे मॉडल को पता रहती है चीज़ें। इसकी वजह से क्या है वो, अगेन सीक्वेंस, बिकॉज वी आर ट्रेनिंग आवर मॉडल सीक्वेंशली, इट रिमेंबर्स व्हाट केम बिफोर ईच वर्ड। लाइक इसके पहले क्या आया था, इसके पहले क्या आया था, इसके पहले क्या आया था, इसके पहले तो कुछ है नहीं, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा। सो या, तो ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब जो ये दोनों चीज़ें मैंने बोली, सीक्वेंशियल डेटा प्रोसेसिंग एंड मेमोरी, मेमोरी जो है वो ANN में नहीं होती है। इसकी वजह से वी आर यूजिंग RNN फॉर स्पेशलाइज्ड NLP टास्क। ठीक है, स्पेसिफिकली NLP टास्क के लिए वी आर यूजिंग RNN। ठीक है, तो ये तो एक अच्छा डिस्कशन हुआ हमारा। एक बार इसको आप वापस पढ़ना तो आपको अब ज़्यादा समझ नहीं आएंगी ये वाली चीज़, अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। ठीक है, अब RNN का मतलब व्हाट इज़ द डिफरेंस, कैसे चीज़ें चल रही हैं, वो थोड़ा इक्वेशन के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, मैं फिर से बताना चाहता हूँ एक बार कि ये दिस इज़ नॉट ए डीप डाइव इनटू RNN, दिस इज़ जस्ट अ ओवरव्यू, बिकॉज माय मेन एम इज़ टू explore ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर इन दिस प्लेलिस्ट। सो उस हिसाब से आप इसको देखिएगा, और ज़्यादा मतलब डीप में नहीं है ये, मैं बस इतना बता, अगर आपको चाहिए तो आप दूसरे रिसोर्स से डीप में पढ़ सकते हैं चीज़ें, बट दिस इज़ जस्ट अ ओवरव्यू। ठीक है, तो अभी इसमें क्या चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको पहले। ठीक है, तो ये वाला जो आपको लेयर दिख, ये हमारा जो लेयर है, हमारा ये एक RNN है, बट आपको लग रहा होगा कि ऑलमोस्ट ANN जैसा ही है, बट या मतलब ऐसा ही दिखता है वो। जो हमारा ये इनपुट्स हैं ये सारे हमारे, ठीक है, ये कनेक्टेड हैं इस हिडन लेयर से, और ये जो हिडन लेयर है ये कनेक्टेड है लास्ट वाले आउटपुट नोड से, और आउटपुट नोड में हम लोग फिर हमारा प्रेडिक्शन करते हैं जो भी होता है, राइट, नॉर्मल ANN जिसमें होता है। ठीक है, अब ये जितने भी इनपुट्स हैं, दीज आर कनेक्टेड टू दीज न्यूरॉन्स इन दी हिडन लेयर, सो दीज आर कनेक्टेड विद सम वेट्स, राइट, जैसा कि नॉर्मल ANN में होता है, वेट से कनेक्टेड होता है। सो इन सब के भी बायसेस हैं, दीज आर कनेक्टेड विद दीज वेट्स, एंड इस ये वाले फाइनल आउटपुट वेट से कनेक्टेड है। नॉर्मल आर्किटेक्चर है। इसमें फ़र्क क्या है ना, वो ये RNN कैसे है, मैंने आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये लाइंस बनाई हुई हैं, राइट, सो समथिंग लाइक दिस। अच्छे से बना नहीं पा रहा हूँ बट ठीक है। ये जो हमारा हिडन लेयर है, इसके पास एक पावर होती है कि इट इज़ कनेक्टेड विथ एवरी अदर न्यूरॉन इन द सेम लेयर, लाइक दिस। सॉरी, ये वाली नहीं बनानी थी, तो बना ली है ये, एंड ये इससे, सॉरी, मतलब यू गेट द आइडिया यार, मैं फिर पूरा बना नहीं पा रहा हूँ। मतलब ये इससे ऐसे कनेक्टेड होगा, ये इससे ऐसे कनेक्टेड होगा, ये खुद से भी कनेक्टेड होगा, फिर ये वाला इससे कनेक्टेड होगा, ये वाला इससे कनेक्टेड होगा, ये वाला खुद से भी कनेक्टेड होगा, ये वाला इससे कनेक्टेड होगा, ये वाला इससे कनेक्टेड होगा, ये वाला खुद से भी कनेक्टेड। ये आई नो जलेबी बन गई है बहुत गंदी वाली, क्या ही बना दिया मैंने, मगर अगर मैं सिर्फ एक को रखूंगा तो क्लियर रहेगी चीज़ें, ताकि आप दोनों खुद के लिए समझ लेना। तो अगर मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, इस वाले न्यूरॉन की, तो इट इज़ कनेक्टेड विथ इटसेल्फ एंड कनेक्टेड विथ अदर टू न्यूरॉन्स ऑफ द सेम हिडन लेयर। ठीक है, तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो सिंपली ये रहा है कि एट एवरी एट एट एवरी मैं क्या बोल सकता हूँ, एट एवरी, मैं भी वो वर्ड इंट्रोड्यूस नहीं किया हूँ, टाइम स्टेप, तो मैं आपको इतना सा अभी ओवरव्यू बता देता हूँ पहले, कि हर एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन्स के साथ कनेक्टेड है विथ सम वेट्स। इसको वेट्स, ये वेट्स के साथ कनेक्टेड होता है। जो इसका आउटपुट होता है वो इसके पास भी जाता है, जो इसका आउटपुट होता है वो इसके पास भी आता है, जो इसका आउटपुट है वो इसके पास भी जाता है, और ऐसे इंटर कनेक्टेड होते हैं, आउटपुट इनपुट जाता रहता है आपस में। ठीक है, एंड दिस इज़ हाउ वो जो सीक्वेंस की बात करी थी मैंने, ऐसे समझ पाता है मॉडल कि इस वर्ड के बाद क्या आएगा, उस वर्ड के बाद क्या आएगा, इस वर्ड के पहले क्या आया था, उस वर्ड के बाद क्या आया था, तो ऐसे इट नोज बिकॉज ऑफ दिस स्पेशल कनेक्शन ओनली। ये जो सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग हो रही है वो इधर ही हो रही है, इन दिस लेयर इटसेल्फ। तो इसका
जो टेक्निकल वर्ड है उसको बोलते हैं हिडन स्टेट। ठीक है। नाउ इसको हिडन स्टेट बोलते हैं, याद रखना। हिडन स्टेट में क्या होती है, इंफॉर्मेशन रहती है सीक्वेंशियल डेटा की, राइट। कि किसके पहले क्या आया था, उसके पहले क्या आया था, इसका आउटपुट किस में जाएगा, इसका आउटपुट किस में जाएगा। ठीक है। तो ऐसा रहता है। यहाँ पे वही लिखा है हिडन स्टेट, राइट। सो हिडन स्टेट अपडेट इक्वेशन लिखी हुई है डायरेक्ट, मैंने ये थोड़ा इसके अलावा अगर मैंने देखो कुछ निकाला है तो ठीक है, कोई ना, यहीं से चालू करते हैं। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर मेरे पास ये एक वर्ड है, यू आर ओके, समथिंग लाइक दिस, और मेरे को ये एक ही वर्ड है, हाँ। और एक दूसरा वर्ड अगर आप मान लो यू आर बैड, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। इसको मैंने +1 दे दिया, इसको फिलहाल के लिए 0 दे दिया। ये सेंटिमेंट एनालिसिस का समझ सकते हो आप टास्क है फॉर एग्जांपल, जिसमें मुझे प्रिडिक्ट करना है कि जो लिखी गई ये चीज़ वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, राइट। सो या अगर मैं बोल रहा हूँ यू आर ओके, तो मैं अपने मॉडल को डायरेक्टली यू आर ओके नहीं भेज सकता, मेरे को इसको वर्ड एम्बेडिंग में, एक वेक्टर एम्बेडिंग में कन्वर्ट करना होगा, जो कि नंबर के थ्रू मुझे रिप्रेजेंट करना होगा, राइट। तो उसमें अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, एक वन हॉट एनकोडिंग होती है, एक बैग ऑफ वर्ड्स होती है, वर्ड टू बैक होती है जिसमें हम सिमेंटिक मीनिंग भी कैप्चर कर पाते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बहुत सारी होती हैं। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़, लाइक मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो ट्रेनिंग प्रोसेस होता है वो ऐसे होता है कि जैसे ये लिखा है यू आर ओके, अब मुझे बताना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो देखिए कैसा होता है। मैं यहाँ पे वर्ड बाय वर्ड नहीं भेज, सॉरी, सेंटेंस पूरे को नहीं भेजता हूँ। मतलब टेक्निकली मैं पूरे सेंटेंस को भेजता हूँ, लेकिन मैं ट्रेनिंग के टाइम जब मैं एक बार ट्रेन कर रहा हूँ तो मैं एक वर्ड को भेजता हूँ। ठीक है। सो अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल मैंने यू को रिप्रेजेंट किया हुआ है मेरे एक एम्बेडिंग से, फॉर एग्जांपल ये एक डेंस है एम्बेडिंग, एक स्पार्स होती है, डेंस होती है, स्पार्स में जीरोस एंड वंस होते हैं, डेंस में समथिंग लाइक, जैसे मैंने इसको, सॉरी तो बहुत बड़ा हो गया, जैसे मैंने बोल दिया 0.4, 0.1, 0.3, और मैंने इसको भेजा यहाँ पे, तो इट विल गो वर्ड बाय वर्ड, लाइक यू, ये मैंने सिर्फ यू के लिए लिखा है, ऐसी आर के लिए भी होगी, ऐसी ओके के लिए भी होगी। तो पहले यू जाएगा 0.4, 0.1, 0.3, समथिंग लाइक दिस। ठीक है। तो 0.4 जाएगा इसके अंदर, 0.1 जाएगा, 0.3 होगा, ट्रेनिंग होगा। ठीक है। फिर उसके बाद हम 0 पॉइंट, इस वाले जो आर वाला है, हम आर वाले को भेजेंगे। और आर वाले यहाँ पे एक बस डिफरेंस ये होगा कि आर को पता होगा कि यू ऑलरेडी आ चुका है, राइट। वो कैसे पता होगा, इन इंटरकनेक्टेड नोड्स की वेट्स और आउटपुट की वजह से। सिमिलरली अगर मैं फिर बाद में जब ओके डालूंगा इस नेटवर्क में मेरे, तो ओके को पता होगा कि इसके पहले आर था और इसके पहले यू था। ठीक है। तो ये फ़र्क होता है, राइट। ओके। एंड जो मैं वर्ड को भेज रहा हूँ ना, एक एक वर्ड को इन अ सेंटेंस, उसको टाइम स्टेप बोलते हैं, टाइम स्टेप। ठीक है, टेक्निकल वर्ड है, कुछ है नहीं उसमें, बट इतना ही कि जब मैं एक सिंगल वर्ड को मेरे न्यूरल नेटवर्क में ट्रेन कराने के लिए भेजता हूँ, सो वी से कि एट टाइम स्टेप 1 मैंने अपना पहला वर्ड भेजा तो T1 होता है वो, दूसरा वर्ड भेज रहा हूँ तो वो T2 होता है, तीसरा वर्ड T3 एंड सो ऑन। ठीक है। और अब हम ये इक्वेशन को देखते हैं क्या है ये, ठीक है। तो आपको इतना तो समझ आ रहा होगा कि ये जो जितने भी कनेक्शंस हैं ये वेट्स हैं, एंड दीज आर कनेक्टेड विथ ईच ऑफ द न्यूरॉन। ठीक है, जो इधर पे हैं। और यहाँ पे भी आपको एक वेट्स दिख रहे होंगे, तो ये आउटपुट लेयर के हो गए, ये हो गए इनपुट लेयर के, तो मैं आई लिख दे रहा हूँ इसको। और ये जो आपस में कनेक्टेड हैं, WH लिख दे रहा हूँ मैं इसको। आई डोंट नो इसमें क्या है, ये तो मतलब ठीक है। ठीक है, मैं अभी अपन अलग से लेके चलते हैं, इसमें कुछ और लिखा है बट ठीक है। ये वेट्स यहाँ के यहाँ तक हैं, ये ऐसे वेट्स हैं, इसके ऐसे वेट्स हैं, ठीक है। अब जो मेरा फर्स्ट आउटपुट होगा इस वाले से जो निकलेगा, ठीक है, वो क्या होगा हम वो देखते हैं। सो हमने जो एक्टिवेशन यूज़ किए हुए हैं इनके अंदर वो 10H यूज़ किए हुए हैं।
ठीक है, जनरली 10H यूज़ होते हैं इसलिए 10H लिखा हुआ है। अब यहाँ पे इक्वेशन देखना आप। ठीक है, टी इज बेसिक, यहाँ पे अगर आप समझ देख रहे होगे तो यहाँ पे टी टी है, तो वो टी वापस वो टाइम स्टेप है। एक्स क्या है, अपना इनपुट है। एच टी माइनस वन क्या है, प्रीवियस हिडन स्टेट का आउटपुट। ठीक है, और ये बी क्या है, एक न्यूरॉन का बायस। सो एच टी क्या है, हिडन स्टेट एट टाइम स्टेप टी। एक्स टी इज इनपुट एट टाइम स्टेप टी। एच टी माइनस वन पुराने वाले का हिडन स्टेट फ्रॉम प्रीवियस टाइम स्टेप। डब्ल्यू एच एंड यू एच ये वही है। आई थिंक ये क्या लिखा हुआ है, वेट मेट्रिसेस फॉर इनपुट। तो इनपुट वाले के लिए डब्ल्यू एच दिया हुआ है और यू एच दिया हुआ है हिडन स्टेट के लिए। ठीक है, बायस टर्म और 10H एक्टिवेशन फंक्शन जो कॉमनली यूज होता है वनीला आरएनएन, वनीला यानी कि बेसिक आरएनएन मॉडल में। ठीक है, तो 10H क्या है, डब्ल्यू एच मल्टीप्लाइड बाई एक्स टी प्लस यू एच एच टी माइनस वन एंड बी एच। तो ये बहुत इक्वेशन नॉर्मली मतलब इसमें कुछ अलग नहीं है, ये हमने पहले भी देखी हुई है, बस इसमें एक्स्ट्रा जो चीज़ ऐड हुई है ना, वो ये वाला टर्म है। जब हम नॉर्मली लिखते थे ना, जैसे कोई भी हम जैसे हम इस वाले का निकालना चाह रहे थे फॉर एग्जांपल आउटपुट, तो मैं क्या बोलता था, अगर ए एन एन होता था तो 10H इसके जो वेट होता था मल्टीप्लाइड बाय मेरा इनपुट प्लस मेरा बायस, मैं ये लिखता था, राइट। अब यहाँ पे बस ये एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया है, ये टर्म जो है वो यही यही बता रहा है कि मैं पुराना, इससे पहले मेरा क्या आया था, इससे पहले मेरा क्या आया था। तो फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट वर्ड है यू, इसके पहले क्या आया था, कुछ नहीं आया था, तो दिस विल बी ज़ीरो। ठीक है, और इसके लिए हम स्पेशली ज़ीरो वेक्टर भेजते हैं या क्या भेजते हैं ताकि ये ज़ीरो रहे, क्योंकि इससे पहले कुछ नहीं आया था, राइट। तो यू एच क्या है, यू एच इज़ दी, ये जो इंटरनल वेट्स हैं, इंटरनली जो कनेक्टेड हैं, वो यू और एच से डिनोट किया है। एच टी माइनस वन क्या है, एच टी माइनस वन यानी कि प्रीवियस हिडन स्टेट का आउटपुट, राइट। यानी कि इस वाले अगर मुझे इसमें इनपुट डालना होगा तो वो इससे इसका जो आउटपुट आया है वो भी कंसिडर करेगा, राइट। तो वही चीज़ है, ऐसी जो इसमें आउटपुट आया होगा वो इसका और इसका दोनों का कंसिडर करेगा, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो वही ये चीज़ लिखी हुई है एच टी माइनस वन, यानी कि अब जैसे मैं टाइम स्टेप टू बोलूँ तो एच टू माइनस वन एच वन। एच वन क्या है, ये वाला, दिस वन। ठीक है, एंड एच वन कंटेन्स द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द फर्स्ट वन एज वेल। तो वो चीज़ है, फर्स्ट वन यानी कि ये वाला जीरो वन, कंफ्यूज मत होना। ये वैसे मैं वन टू थ्री बोल रहा हूँ, अगर हम एच टी माइनस वन लेके चलें वन का तो एच ज़ीरो हो जाएगा। एच ज़ीरो यानी कि इससे पहले वाला तो कुछ है ही नहीं, इससे पहले तो वो, तो हम वो ज़ीरो लेके चलते हैं। उसके लिए हम एक ज़ीरो वेक्टर भेज देते हैं या कुछ भी भेज देते हैं, वैसा रहता है। ठीक है, अब जब हम ये सब कर लेते हैं तो हमको एक एच टी वैल्यू मिलती है जो कि हिडन स्टेट की होती है, हिडन स्टेट एट टाइम स्टेप टी। जैसे अगर मैं ये वाले हिडन स्टेट की निकालना चाहता हूँ तो एच ज़ीरो, ये होगी एच वन, ये होगी एच टू एट टाइम स्टेप वन। वेट, टी वन बोला मैंने तो मेरे यू के लिए बोला, टी टू बोला तो मैंने आर के लिए बोला, टी थ्री बोला तो मैंने बैड के लिए बोला। तो एट एनी टाइम स्टेप यानी कि एच ऑफ वन, एच ऑफ टू, एच ऑफ थ्री, आई विल गेट दीज थिंग्स, राइट। तो मेरे पास तीन आउटपुट आएंगे, तो एक आउटपुट इसका आएगा ओ वन, एक ओ टू इसका आएगा, ओ थ्री इसका आएगा। नाउ दिस विल गेट मल्टीप्लाइड बाय डब्ल्यू ओ एंड देन वी विल गेट वाई हैट। कैसे, डब्ल्यू ओ मल्टीप्लाइड बाय ओ एंड इसका हम सिग्मॉइड ले लेंगे, तो इससे हमें वाई हैट मिल जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है सेंटीमेंट। प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी बेसिकली, फिर हम थ्रेशोल्ड लगा के डिसाइड कर सकते हैं। अगेन मैं जो भी चीज़ें बोल रहा हूँ मैं ओवरव्यू के हिसाब से लेके बोल रहा हूँ, बैठ के हम पूरा नहीं सॉल्व कर रहे हैं, राइट। अगेन वाई, इसमें वही चीज़ लिखी हुई है, वाई टी इज़ दी आउटपुट एट टाइम स्टेप टी, डब्ल्यू वाई बी वाई आउटपुट लेयर वेट मैट्रिक्स एंड बायस। ये आउटपुट लेयर जैसे मैंने डब्ल्यू ओ लिखा हुआ था, इनने डब्ल्यू वी लिखा है। एच टी इज़ हिडन स्टेट एंड सिग्मॉइड जैसे एक्टिवेशन फंक्शन इन्हें लिया हुआ है। कोई अगर सॉफ्ट मैक्स होता तो हम, सॉरी, अगर हमारे मल्टीपल चीज़ें होती जैसे पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल भी होता तो हम सॉफ्ट मैक्स लगा सकते थे, फिर उसमें जो लॉस कैलकुलेट होता वो भी अलग होता, राइट। जैसे कि इसमें लॉस फंक्शन क्या होगा, वाई आई लॉग वाई आई हैट, सॉरी माइनस होगा, माइनस वन माइनस वाई आई और लॉग ऑफ वन माइनस वाई आई हैट। ये हमारा बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी का लॉस है। ऐसे ही सॉफ्ट मैक्स का जो लॉस होता है
वो आप यूज़ कर सकते हो अगर आप सॉफ्ट मैक्स के लिए, सॉरी, जब आपने सॉफ्ट मैक्स लेयर लगाई हुई तो आप सॉफ्ट मैक्स का जो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन वाला होता है लॉस फंक्शन, वो यूज़ कर सकते हो, राइट। ठीक है, तो ये हमारा डिस्कशन हुआ। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है बैक प्रोपोगेशन थ्रू टाइम, बीपीटीटी। ओके, तो बीपीटी बीपीटीटी जो होता है वो सुनने में तो बहुत ज़्यादा ही क्रेजी लग रहा है, लेकिन कुछ एज सच बड़ी चीज़ नहीं है इसमें। बस यही है कि जब भी हम ट्रेन करा रहे हैं हमारे मॉडल को, तो हम आइट्रेशंस ले रहे हैं, तो उसी को बोल रहे हैं बैक प्रोपोगेशन थ्रू टाइम। टू ट्रेन आर एन एन ग्रेडियंट्स आर कंप्यूटेड यूजिंग बैक प्रोपोगेशन थ्रू टाइम which unfolds the network through multiple time steps. The loss is computed over all the time steps, ठीक है। यानी कि T1 पे भी लॉस निकलेगा, T2 पे भी, T3 पे भी, ठीक है। और ये वही लिखा हुआ है कि हमारा जो लॉस है, इट इज़ अ इट कंटेन्स टू थिंग्स, जो हमारा एक्चुअल वैल्यू है और जो हमारा प्रिडिक्टेड वैल्यू है। मतलब लॉस हैज दीज टू पैरामीटर्स, एक्चुअल एंड प्रिडिक्टेड, where L is the loss function. Example, cross entropy for classification. The weight updates are computed using the chain rule, leading to the vanishing and, ये अभी बात करते हैं हम इसके बारे में अलग से, ठीक है। पहले हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं इसका, ठीक है। तो इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है, जैसे हम मैंने अभी ये थोड़ा सा आपको फ्लेवर दिया था इस चीज़ का, तो वही इसको मैंने डिटेल में निकाल लिया था और मैं वो डिस्कस कर लेते फटाक से। तो सबसे पहले अगर मुझे सेंटेंस मिलेगा, हम उसका टोकन्स क्रिएट करेंगे। वेरी गुड प्रोडक्ट, ये अपन को कर मिला था पूरा सेंटेंस, हमने इसको 3 वर्ड्स में निकाल लिया। फिर हमने इसकी एम्बेडिंग्स बनाई, वर्ड एम्बेडिंग, राइट। ईच वर्ड इज कन्वर्टेड इनटू अ डेंस न्यूमेरिकल वेक्टर यूजिंग वर्ड टू वेक, ग्लोव और लर्निंग एम्बेडिंग्स इन ट्रेनिंग, लर्नड एम्बेडिंग्स इन ट्रेनिंग, ओके, ठीक है। तो ये वही है, हमने एम्बेडिंग्स क्रिएट कर ली, इसको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर वर्ड। क्यों? क्योंकि अपना मॉडल इंग्लिश वर्ड तो समझ नहीं सकता, उसको न्यूमेर नंबर्स चाहिए, तो हमने ऐसे कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। फिक्स साइज वेक्टर 4D, बट इन रियल मॉडल, हाँ। एक और चीज़, जैसे अपने यहाँ पे इस वर्ड को इस 4 डिजिट से डिनोट किया हुआ है, ठीक है। बट हम इस सेम वर्ड को हज़ार वर्ड से, सॉरी, ये डिजिट से भी डिनोट कर सकते हैं। तो इसने वही बोला है कि ये तो 4D है, बट वी कैन ऑल्सो हैव 100D या 1000D 300D, उतना बड़ा होता नहीं है, आई थिंक जनरली 500 400 तक रखते हैं, वो भी बड़ा होता है, बट ठीक है, वो चीज़ होती है यूज़। फिर उसके बाद हैंडलिंग वेरिएबल। अब एक और चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने अगर वेरी गुड प्रोडक्ट, ये मेरा सिर्फ एक सेंटेंस है, राइट। अगर मेरा एक सेंटेंस होता जिसमें फॉर एग्जांपल 300 वर्ड्स हैं या 100 वर्ड्स हैं, तो मेरा वर्ड होता कैसा, जैसे मैंने वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट के आगे मेरे 97 वर्ड्स और हैं, तो मेकिंग इट टोटल 100 वर्ड, ठीक है। तब क्या होता कि एक इशू आ जाता। इशू ये आ जाता कि यहाँ पर मैंने सिर्फ इनपुट में तीन, इनपुट में मैंने, सॉरी, 4 है ना, नहीं 3 ही है, ठीक है। इनपुट में मैंने शुरू में 3 यहाँ पे लेयर्स रखी हुई थी जो यहाँ से कनेक्टेड हैं, तो यहाँ पे 97 और चाहिए मुझे, तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। और फॉर एग्जांपल अगर एक सेंटेंस होता जिसके अंदर 200 वर्ड्स होते, आई नो ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, पैराग्राफ टाइप हो गया, टाइप हो गया, बट अगर अगर होते इसमें 200, तो क्या करते हम, तो कैसे होता है ट्रेनिंग। तो वही चीज़ है कि जो हमारा मैक्सिमम वर्ड्स होते हैं, जैसे 200 थे, तो हम अपने जो मिनिमम वाले और मैक्सिमम वाले के बीच में डिफरेंस है, उसको हम ज़ीरो पैडिंग कर देते हैं। मतलब इसका ये मतलब है, जैसे मैंने बोला यू आर गुड, तो वो उसको हमने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, फॉर एग्जांपल यू आर गुड को ऐसे 1.2, 1.4, 1.3। अब इसके अलावा मेरे पास बहुत सारे और एम्प्टी स्पेसेस बच गए हैं, जो मुझे इन ज़ीरोस के थ्रू लिखने होंगे यहाँ पे। ज़ीरो 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 ऐसे कर करके हम लोग जितने भी मैक्सिमम वर्ड्स हैं उतने ज़्यादा हम कवर करेंगे। लेकिन ये जनरली
दिक्कत तब आती है जब हम आ, दूसरी टेक्निक्स यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे में हमने बोल दिया कि हर एक वर्ड 200 वर्ड्स का होगा या 300 वर्ड्स का होगा, सॉरी डायमेंशंस का होगा, तो उसमें अलग चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो जीरो पैडिंग की ज़रूरत कब पड़ती है, जब हमें स्टैंडर्डाइज करना होता है बेसिकली, राइट। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे। सेंटेंस इन डेटा सेट हैव डिफरेंट लेंथ्स। इफ द लॉन्गेस्ट हैज 5 वर्ड्स, वी पैड ऑल शॉर्टर सेंटेंसेस टू लेंथ 5। ये जो पैड है, इसके मतलब आगे अपन ने लगा दिए हैं जीरोस, पैडिंग कर दी है अपन ने। दीज जीरो यूजिंग बाय मास्किंग लेयर, यानी कि ये जीरोस को कुछ इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी, सिर्फ ये वहाँ पे रहेंगे, दैट्स इट। बट ये स्टैंडर्डाइज करना होता है हमें इनपुट, इसकी वजह से हम लोग मास्किंग यूज़ करते हैं, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। फिर उसके बाद फीडिंग इनटू आरएनएन, हाउ मेनी इनपुट्स एट वंस। ठीक है, अब जब आरएनएन को हम फीड कर रहे हैं, तो हम कितने इनपुट्स भेजेंगे। इनपुट्स तो मैंने आपको बताया था कि वन वर्ड बाय वन वर्ड ही जाते हैं फॉर अ सेंटेंस, बट यहाँ पर अगर आप देखो तो हम लोग मल्टीपल सेंटेंसेस भेज सकते हैं इन द बैच। ठीक है, जैसे हमने बोला कि बैच साइज 1 है तो एक ही सेंटेंस भेज रहे हैं और उसी सेंटेंस के सारे वर्ड्स भेज रहे हैं, वन वर्ड बाय वन वर्ड। लेकिन ऐसा भी हम कर सकते हैं, हमने बैच साइज अगर 4 ले लिया तो 4 सेंटेंस इकट्ठा जाएंगे और हम एन सेंटेंसेस, जैसे इसमें एन लिया मैंने 4 बोल दिया, वेयर ई सेंटेंसेस इज अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड एम्बेडिंग्स। ओके, वेयर ईच सेंटेंस, हर एक सेंटेंस एक सीक्वेंस होगा ऑफ वर्ड एम्बेडिंग्स। तो एट टी इक्वल टू 1, जैसे वर्ड बाय वर्ड प्रोसेसिंग हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, राइट, कि वेरी गुड प्रोडक्ट है तो कैसे जाएगा। और ईच टाइम स्टेप टी, हर एक हिडन स्टेट जो कैलकुलेट होगा वो कैसे कैलकुलेट होगा, फंक्शन जनरली 10h सिग्मॉइड होता है, डब्ल्यू एच एच टी माइनस वन। डब्ल्यू एच क्या है, जो हमारे हिडन लेयर से जाके नहीं सॉरी ये है, ये पहले होना चाहिए था बट ठीक है। ये डब्ल्यू एक्स एक्स टी क्या है, हमारा जो इनपुट एम्बेडिंग है एक्स टी, एट एनी टाइम स्टेप कोई भी वर्ड होगा वो मल्टीप्लाई होगा डब्ल्यू एक्स से। डब्ल्यू एक्स क्या है, डब्ल्यू एक्स इज अवर हिडन, जो हमारा इनपुट से लेके हिडन लेयर तक वेट है वो है ये। फिर ये डब्ल्यू एच क्या है, ये इंटरनली जो नोड्स कनेक्टेड थे उन उसके वेट्स हैं। और एच टी माइनस वन क्या है, एच टी माइनस वन इज अवर प्रीवियस हिडन स्टेट का आउटपुट। तो ये ऐसा है। तो ऐसे हमारा एट एनी एच टी कोई भी एच टी निकल सकता है, जीरो सॉरी 1 2 3, जैसे फर्स्ट वर्ड से अपने भेजना स्टार्ट किया है। फिर इसके बाद फाइनल आउटपुट हमने देखा था कैसे निकला, सिग्मॉइड अपन ने ले लिया, जैसे सॉफ्ट मैक्स ले रखा है, सॉफ्ट मैक्स इज बेसिकली मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए। तो 80% प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग पॉजिटिव, हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो हम अगर थ्रेशोल्ड 50% का ले रखा है तो हम बोल सकते हैं कि वो इट इज़ अ पॉजिटिव नंबर, ओ सॉरी इट इज़ अ पॉजिटिव वर्ड, या फिर इट इज़ अ पॉजिटिव सेंटेंस। वर्ड तो नहीं होगा, सेंटेंस होगा। ठीक है, ट्रेनिंग के टाइम में क्या होगा, बैक प्रोपोगेशन थ्रू टाइम, हमने इसकी बात करी कि हम लोग वापस जाएंगे और जितने भी वेट्स हैं ना इसमें, जैसे मैं ये वाले न्यूरल नेटवर्क का ही ले लूँ एग्जांपल, तो इसमें ये वाले वेट्स हो गए, ये वाले वेट्स हो गए, ये सब अपडेट होते जाएंगे। क्यों अपडेट होंगे, हम क्योंकि हमारा हमारा लॉस कम करना है, जैसे कि एएनएन में होता था सब। तो इसमें स्टेप्स क्या हो रहे हैं, सबसे पहले हम फीड फॉरवर्ड कर रहे हैं खुद को, ठीक है, पूरा का पूरा। उसके बाद लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर बीपीटीटी कर रहे हैं। बीपीटीटी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको लॉस को मिनिमाइज करना है और उसकी वजह से हमारे वेट्स अपडेट हो रहे हैं, ठीक है। और वेट्स इस तरीके से अपडेट हो रहे हैं कि हमारा लॉस कम हो रहा है, एंड या दैट्स इट, आई थिंक इतना ही होगा। या सो इसकी समरी थोड़ी सी देख लेते हैं। सबसे पहले हमने टोकनाइजेशन किया, फिर हमने एम्बेडिंग्स बनाई, फिर हमने पैडिंग करी, मेक ऑल सेंटेंसेस द सेम लेंथ, ये इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। फिर उसके बाद हमने फीडिंग एक एक करके अपने वर्ड को भेजा, फिर हमने हिडन स्टेट निकाला, फिर बीपीटीटी किया। ये यहाँ तक हमारा जो था प्रिडिक्शन, ये हमारा एफ, हम जो फीड फॉरवर्ड करते हैं वही सेम चीज़ कर करके आ गया है। फिर हमने लॉस कैलकुलेट करने के बाद बीपीटीटी करके वेट को अपडेट किए, फिर रिपीट फॉर मैनी सेंटेंसेस अंडर द मॉडल्स। ठीक, जब तक हमारा डेटा, जितने डेटा हमने दिया हुआ है उतना उस पर ट्रेन नहीं हो जाता, तब तक हम करते रहेंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, व्हाई कांट वी यूज सी एन एन और ए एन एन। सो इन शॉर्ट, यहाँ पे लिखा तो बहुत बहुत कुछ है, पॉज करके पढ़ सकते हो, बट इन शॉर्ट अगर मैं बोलना चाहूँ, मेमोरी नहीं होती है,
ना कि एएनएन के पास, ना ही सीएनएन के पास। एंड जो दूसरा इंपॉर्टेंट होता है वो है सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। सीक्वेंशियली जो प्रोसेस होता है वो नहीं होता इन दोनों में। ठीक है। बट क्या आरएनएन परफेक्ट है? आरएनएन परफेक्ट नहीं है। आरएनएन के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, वही दिक्कतें यहाँ पे नोट डाउन की हुई हैं, इसकी वजह से हम जो आगे मॉडल्स आए हैं वो पढ़ेंगे फिर। तो यहाँ पे पहली प्रॉब्लम क्या है? वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। ये एक बहुत ज़्यादा कॉमन कॉमन प्रॉब्लम है हमारे डीप लर्निंग की। जो भी हमने चीज़ें पढ़ी होंगी अभी आपने एएनएन में भी। वेनियन वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम में होता क्या है? वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम में ये होता है कि जब आप बैक प्रोपोगेशन के टाइम अपने वेट अपडेट कर रहे हो पीछे जा जाके, तो आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो इतनी छोटी हो जाती हैं कि ट्रेनिंग ही स्टॉप हो जाती है। राइट। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्यूरिंग बैक प्रोपोगेशन ग्रेडियंट्स स्मॉल अपडेट्स टू वेट बिकम टू स्मॉल व्हेन दे फ्लो थ्रू मैनी टाइम स्टेप्स। यानी कि जब वापस जाते जा रहे हैं तो ये दिक्कत हो सकती है। अगर बहुत बड़ा सेंटेंस है तो सपोज करो कितनी बार उसको वापस जाके पुराने हिडन स्टेट से लेके फिर नया बनाना होगा, फिर पीछे जाके फिर मतलब समझ रहे हो आप कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होता है? दिस मीन्स अर्लियर वर्ड्स इन अ सेंटेंस डोंट इन्फ्लुएंस लर्निंग मच, मेकिंग लॉन्ग रेंज डिपेंडेंसीज हार्ड टू लर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर बहुत बड़ा आपका सेंटेंस दिया हुआ है तो जो शुरू के वर्ड्स होते हैं ना उनको इंपॉर्टेंस मिलना ख़त्म हो जाती है, और जो आगे आगे के वर्ड्स होते हैं, राइट, उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है इन द ओवरऑल से। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगेन जब हम अपडेट्स ले रहे तो हमारे जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत छोटी हो जाती हैं। 0.1, 0.2, 0.3, इससे भी छोटी होती हैं, तो मैंने बहुत बड़े बड़ी लिखी हुई हैं एक्चुअली। बट बहुत छोटी छोटी हो जाती हैं, इसकी वजह से जो शुरू के हिडन स्टेट की वैल्यूज़ होती हैं ना वो इतनी माइन्यूट हो जाती हैं कि दे डोंट हैव एनी से इन द ओवरऑल एच टी फॉर दैट। राइट। तो ये दिक्कत हो जाती है। एक और प्रॉब्लम होती है एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट्स की। एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट में क्या होता है? जो हमारा ये जो वर्ड्स सॉरी ये जो अपडेट्स होते हैं ये इतने बड़े हो जाते हैं कि हमारी जो ट्रेनिंग है वो पूरी अनस्टेबल हो जाती है। फॉर एग्जांपल हमारा जो अपडेट था वो फॉर एग्जांपल 0.4 का हो गया या 0.9 का हो गया, तो ये काफ़ी बड़ा ही माना जाता है। तो आई आई नो आप सोच रहे होगे ये बड़ा कैसे है, लेकिन हाँ ये बड़ा माना जाता है। ठीक है। मैंने पहली बार पढ़ा था तो मुझे भी लगा था कि ऐसे कैसे, बट ये सारे जो वेट अपडेट हो रहे हैं ये सब बहुत डेलिकेट होते हैं। मतलब कुछ भी अगर हुआ तो सीधा एक्सप्लोड हो जाएगा यहाँ से ग्रेडियंट, और फिर हमारा जो कन्वर्ज करना है, हमें हमारा लॉस कम करना है, वो उसकी जगह हमारा लॉस ऊपर नीचे अनस्टेबल हो जाएगा कम होने की जगह। इसका सोल्यूशन ग्रेडियंट क्लिपिंग है, मतलब लिमिट कर दो ग्रेडियंट वैल्यूज़ को। ठीक है। इसके साथ एक और दिक्कत है आरएनएन के साथ कि ये शॉर्ट, जैसे हमने ये बताया कि इसमें वीजीपी होता है, यानी कि जो शुरू वाले वर्ड्स हैं उनको इंपॉर्टेंस मिलना ख़त्म हो जाती है। ऐसे ही शॉर्ट टर्म मेमोरी, वही लिखा हुआ है यहाँ पे भी, अगर बहुत बड़ा सेंटेंस है अर्ली वर्ड्स गेट लॉस्ट ड्यू टू वैनिशिंग ग्रेडियंट, वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे भी। ठीक है। तो आरएनएन स्ट्रगल्स टू रिटेन इन्फॉर्मेशन ओवर लॉन्ग सीक्वेंसेस, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसकी इसकी वजह से ही हम दूसरी चीज़ पे आए हैं जिसका नाम है एलएसटीएम, जो कि हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आरएनएन के लिए इतना सही था, ज़्यादा नहीं था। एंड या दैट्स इट। थैंक यू सो मच।